नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वही सीरीज़ जो जेल प्रहरी की मैंने स्टार्ट की थी कुछ समय पहले। आज से लगभग 3 से 4 दिन पहले मैंने आपको एक जेल प्रहरी का जो पिछले साल का 2018 पेपर आया था 29 तारीख का, वो मैंने आपको सॉल्व कराया था। और उसके आगे अब हम बात करेंगे तो एक पेपर जो 30 तारीख को आया था, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि जेल प्रहरी एग्ज़ाम है, जो पेपर है 2018 के मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और 30 तारीख को पहली शिफ्ट में जो पेपर आया था, आज हम वो पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पहले जो मैंने पेपर सॉल्व कराया था उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसको देखने वालों की जो संख्या है वो अपने बच्चों के अलावा और भी लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। ये भी अपने लिए एक बहुत अच्छी बात है, तो इसीलिए मैं उसको और कंटिन्यू करके, ताकि अगर लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो अपन उस चीज़ को और कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको। पहला क्वेश्चन लिया गया उसने निर्देशांक ज्यामिति से, क्योंकि क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति जैसे आप पढ़ते नहीं हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे कहते हैं, तो बच्चों को लगता है कि निर्देशांक ज्यामिति बहुत कठिन चीज़ है। ये एक्स वाई क्या है, अक्ष क्या है, ये निर्देशांक क्या है, तो ये कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपने पढ़ा नहीं इसलिए थोड़ा सा कठिन लगने लगता है। अब देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। निर्देशांक जो होते हैं उनको एक्स और किससे कहते हैं, वाई। ठीक है, जो एक्स होता है उसको कहते हैं भुज, और जो वाई निर्देशांक होता है उसको कहते हैं कोटि। इंग्लिश में इसको एब्सिसा बोलते हैं और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट। एक्स को मतलब भुज और वाई का मतलब कोटि। और पहला क्वेश्चन इस पर ही आधारित है। अब जैसे पहला क्वेश्चन आएगा तो आपको बात समझनी है। एक्स का मतलब क्या है, भुज, और वाई का मतलब कोटि। पहला क्वेश्चन है एक रैखिक समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष, कोटि अक्ष क्या होता है? आप बोलो कोटि तो अक्ष वाई होता है। भुजांक मतलब भुज का आधा और चिन्ह में विपरीत है। तो आप बताओ कि जो कोटि अक्ष है वो भुज का क्या है, आधा। मतलब ये जो वाई है वो एक्स से क्या है, आधा है। और क्या, चिन्ह में विपरीत है, ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस। बोलो होगा कि नहीं होगा? और ये क्या हो जाएगा, बराबर। भाई जो उसका कोटि अक्ष है वो भुज से आधा भी है और चिन्ह में क्या है, विपरीत। तो y बराबर -x/2। बोलो होगा कि नहीं होगा? मैं कहता हूँ ये 2 को अगर यहाँ ले आएँ तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर -x। और यही आपके ऑप्शन में है और यही इसका आंसर है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। आप देखिए कितने आसान सवाल आते हैं। 10 मिनट तो मैंने जो बोला है ना वो बात गलत नहीं है कभी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा 15-20 मिनट का वीडियो शायद बन जाता है। ठीक है, बाकी 10 मिनट से ऊपर के क्वेश्चन नहीं है। अगला सवाल है 1186 गुणे 298 बराबर 298 गुणे, और ऐसा प्रश्न का निशान बना दिया। और ऑप्शन में दिया है आपको, पहला ऑप्शन है 1186, दूसरा ऑप्शन है 298, तीसरा है 888 और चौथा है 3.97। तो आप बताओ कि इसका गुणा है भाई 1186 गुणे 298, तो बराबर 298 का गुणा हम किससे करें कि दोनों बराबर है? तो आप बोलोगे 1186 से ही करेंगे तभी तो बात बराबर होगी। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो मैं कहता हूँ संख्याएं हैं, एक्स वाई मान लेते हैं, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। अंतर दिया गया x - y बराबर 256, और इनके वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर तो x² - y² बराबर दिया गया। भाई पूरा सवाल पढ़ दे। दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 है एवं उनके वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इनके वर्गों का जो अंतर है वो है 2,56,000। ठीक है, संख्याओं का अंतर ये है, इनके वर्गों का अंतर ये है। तो आप बताओ x² - y² क्या होता है? x - y और x + y बराबर 2,56,000। आप बताओ x - y का मान तो दिया गया कितना है, 256, तो x + y बराबर 2,56,000। आप बताओ 256 का अगर भाग देंगे तो x + y क्या मिलेगा? इसका भाग देंगे तो भाग जाएगा 256 में एक बार और 3 0। तो x + y का मान कितना आ गया, 1000, और x - y दिया गया है, तो x + y का मान है 1000 और x - y का मान कितना है, 256। तो एक बार इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2x बराबर 1256, और अगर एक बार घटाएंगे तो क्या आएगा, 2y बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 744।
यही आएगा ना भाई। 10 में 6 जाएगा, 4 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, और फिर 9 में सही है। तो x का भाग 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, x बराबर 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो x का मान ये होगा, y का मान 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और यह आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? मैंने बिल्कुल बेसिक से ही बता दिया, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा कोई लॉजिक लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऑप्शन से भी जाएंगे फिर परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू दे के रखी है। कोई छोटी वैल्यू होती तो ऑप्शन से कर लेते। अगला सवाल है, एक आध सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सवाल ही ऐसे होंगे। बाकी आगे के सवाल देखते हैं। x का 10%, x का 10% y के 20% के बराबर है। तो बराबर किसके है, y का 20%। तो आप बताओ का से का कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। पूछ रहा है x और y का अनुपात किसके बराबर है। तो x ये बटे ले आएंगे नीचे, तो y बराबर इस साइड क्या बचा 2, और ये 1 उस साइड जाएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 आंसर। अगला सवाल है, गणित की पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन 2 किलो 400 ग्राम है। यदि एक गणित की पाठ्य पुस्तक का वजन 300 ग्राम है तो बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं। तो आप बताओ कि जो बोरी का वजन है वो कितना है, 2 किलो 400 ग्राम। तो आप बताओ कि 2 किलो 400 ग्राम का मतलब कितने ग्राम होगा। तो आप बोलोगे 2 किलो का मतलब भी 2000 ग्राम होता है, और 400 ग्राम और है, तो टोटल कितने ग्राम हो जाएगा। आप बोलोगे 2400 ग्राम। फिर वो कह रहा है एक पाठ्य पुस्तक जो उसका वजन है 300 ग्राम, तो कितनी पुस्तकें आएंगी। तो टोटल वजन तो ये है, और एक का वजन है 300, तो भाग दे देंगे, तो कितनी पुस्तकें आएंगी, 3 8 24। बोलो 8 पुस्तकें आएंगी कि नहीं आएंगे। अगला सवाल है, थेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए 80,000 रुपये का ऋण लिया। उसने 1.5 साल तक हर महीने 4600 रुपये का भुगतान किया। उसने बैंक को वापस कितना रुपये दिया। एक बात आप मुझे बताइए, उसने 80,000 रुपये लिए, ठीक है, लेकिन 1.5 साल तक उसने हर महीने, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1.5 साल में कितने महीने होंगे, 18, और प्रत्येक महीने उसने 4600 रुपये भरे। कितने रुपये भरे, 4600। तो आप बताओ कि 18 महीने हैं और एक महीने में 4600 भर रहा है, तो कुल कितना भरेगा, गुणा कर देंगे, 0 0, 18 छंग 108, कितनी बचेंगी 10, 18 चौक 72, 10 82, मतलब 82,800 रुपये चुकाएगा। और लिए कितने थे, लिए थे उसने कितने लिए थे, 80,000 रुपये लिए थे, ठीक है, और चुकाएगा कितना, 82,800, और यही आंसर है। अगला सवाल है 172 में से क्या घटाना है, माइनस के 274, तो घटाना है माइनस के 274। तो आप बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो मतलब जुड़ जाएगा। तो 4 और 2 6, 7 7 14 के 4 हासिल आई 1, 2 1 3 और 1 4 आंसर। बेसिक सवाल, जोड़ना घटाना पूछ रहा, बताओ। जेल प्रहरी की नौकरी है भैया, कोई ज़्यादा कठिन गणित नहीं आएगी। वो तो मेंटिलिटी ये रहती है कि बहुत कठिन पूछेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 76 पुस्तकों और 106 कलमों की कुल लागत 1910 रुपये है, ठीक है, रहने दो। कितनी पुस्तकें हैं, 76 पुस्तकें हैं, तो 76 पुस्तक, तो एक पुस्तक की कीमत अगर पी है तो 76 की 76 पी हो जाएगी। भाई अगर एक कोई चीज़ है कि पी की आती है, एक पुस्तक की कीमत कितनी है, पी, तो आप बताओ अगर 76 खरीदेंगे तो 76 गुणा पी करेंगे, तो ये 76 पुस्तक की कीमत हो जाएगी, प्लस 106 कलमों, इनकी कीमत है 1910। फिर इसके बाद कह रहा है 106 पुस्तकें, 106 पुस्तक कर देंगे, प्लस 74 कलमें, और बराबर इसकी कीमत दी गई है 2230, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि एक पुस्तक एवं एक कलम की लागत क्या है। तो मैं कहता हूँ इनको जोड़ो, तो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180 पी प्लस 180 सी बराबर 0, 3 1 4, 9 2 11 की हासिल 1, 2 1 3 और 1 4। तो आप बताओ 180 अगर कॉमन लेंगे, ले सकते हैं, तो वो चला जाएगा उस साइड, तो इस साइड क्या बचेगा, पी प्लस सी, और 4140, और जो 180 यहाँ कॉमन लिया था वो उस साइड जाएगा, तो भाग हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 18 दूनी 36, 5 बचा, और 18 तिया 54, मतलब एक पुस्तक और एक कलम की कीमत कितनी होगी, 23 रुपये आंसर। अगला सवाल, अगले सवाल के पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, फिर आते हैं अगले सवाल पे। जैसे कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि दो संख्याएं दे दे ए और बी, और आपसे पूछे कि इनके बीच में अपरिमेय संख्या क्या होगी। अपरिमेय संख्या आप समझिए जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है और करणी के अंदर होती है, उसको ही तो अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। तो पूछिए आपसे कि ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या क्या है, तो हमेशा याद रखिए अपरिमेय संख्या होती है रूट के अंदर ए गुणे बी, ठीक है। अब इस पर एक सवाल आया है कि 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या बताइए, तो आप बोलोगे 2
गुणे ढाई, और आंसर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5। बोलो होगा? कोई कठिन है तो आगे बढ़ते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। और फिर तो कठिनाई ना हो तो फिर जीवन किस बात का, कठिनाइयाँ तो होनी चाहिए। एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले हैं, ऐसी कोई एक डिस्प्ले होती है? ऐसी 24 डिस्प्ले हैं, 1 2, बनानी नहीं है, आप बनाते रहना फुर्सत में, पेपर देना है, बना के थोड़ी देखेंगे इतना। 24 डिस्प्ले हैं, प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, मतलब वो 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, मतलब जो लंबाई है उसकी L बराबर कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। भाई आप बताओ कि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर 50 है तो आप जानते हैं कि 0.5 मीटर और हो जाएगा, तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब होगा 1.5 मीटर। और कह रहा है कि उसकी जो चौड़ाई है, मतलब B बराबर है 1 मीटर, ठीक है। फिर वो कह रहा है एक 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम पट्टी है जिसका उपयोग इन बोर्डों को फ्रेम करने के लिए किया जाता है। सभी बोर्डों को फ्रेम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त एल्यूमिनियम पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 1.5 है, ठीक है। आप बताओ चौड़ाई कितनी है, 1 है। तो आप बताओ चौड़ाई, सॉरी इस चौड़ाई इस साइड होगी ना, ये छोटा दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने 1.5 लिखा तो आप इसको बड़ा मान लो, ठीक है। तो ये 1.5 है और ये क्या है, 1 है, तो आप बताओ ये भी 1.5 होगा और ये क्या होगा, 1 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? और ऐसी कितनी डिस्प्ले हैं, 24 डिस्प्ले हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं पूछूं कि ये तार लगाना है, इसको फ्रेम करना है ऐसे ऐसे से, तो आप बोलोगे कि कितना लंबा तार लगेगा? तो एक डिस्प्ले में कितना तार लगेगा, 1.5 1.5 3, एक 4 और एक 5, तो एक डिस्प्ले में तो 5 लगेगा, और डिस्प्ले कितनी है 24, तो 24 पंचे 120 मीटर तार लगेगा। लेकिन हमारे पास है कितना? तो आप बोलोगे 100 मीटर तो है, इसके अलावा थोड़ी कुछ है, तो एक्स्ट्रा कितना लगेगा? आप बोलोगे 20 मीटर। आंसर कोई दम है क्या इस सवाल में? बताइए, नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% की वार्षिक दर से 10,000 रुपये की राशि उधार ली, तो 7 वर्ष के अंत में कितनी राशि भुगतान करेंगे? आप बताओ, 10,000 रुपये लिए, कितने रुपए लिए, 10,000 रुपये लिए, कितने साल के लिए? आप जानते हैं कि 12 साल के लिए और 7% की दर से लिए। तो आप बताओ एक साल में अगर 7% लगेगा तो 12 साल में कितना लगेगा, 12 गुणे 7%, मतलब 84% ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। तो 84% ब्याज किस पे लगेगा, इस पे लगेगा। तो आप बताओ कि इसका जो है 84% कितना होगा? तो आप बोलोगे इसका 84% अगर हम निकालेंगे तो आएगा 8400। बोलो लगेगा कि नहीं? तो आप बताओ कि ये तो लिए थे और ये तो इतना तो ब्याज ही लग गया, तो चुकाएंगे कितना, 18,400। बोलो बात क्लियर है? अगला सवाल है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल है कि 13.824 का घनमूल क्या होगा? घनमूल आपसे पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है। मैं अभी आपके लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एक लाइन में घनमूल हम कैसे निकालते हैं। अभी आप देखिए तरीका क्या होता है कि 4 अगर इकाई का अंक है तो 4 इकाई का अंक उसी के घन में आएगा, 4 के घन में आता है, क्योंकि 4 का आप घन करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16 चौको 64, मतलब इकाई का अंक किसके में आता है, 4 का घन करने में। तो 4 ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद 3 अंक काटते हैं, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। ये 3 अंक मैंने काटे। उसके बाद 13 के नीचे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन 13 से कम होता है? तो अगर हम देखते हैं 2 का घन होता है 8, लेकिन अगर हम 3 लेंगे तो 3 का घन होता है 3 3 9 27, घन का मतलब होता है घात 3, ठीक है। तो आपने देखा कि 3 का घन ले रहे हैं तो वो तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर 2 का घन लेते हैं तो वो 13 से कम है, इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ 2। अब आप बोलोगे ये पॉइंट का क्या चक्कर है, तो मैं आपको बता दूं, जब घनमूल लेते हैं तो 3 अंक के पहले अगर दशमलव है तो 1 अंक के पहले आ जाता है और आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 4 7 10 13 और पूछ रहा है कि 9वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करना है? 9वां पद, मतलब T9। T9 का मतलब होता है 9वां पद, और इसका जो 9वें पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + 8 गुणे D। भाई अगर यहाँ 9 है तो यहाँ 8 होगा, तो A + 8 × D। अब आप बोलोगे A क्या है? A का मतलब है पहला पद, D का मतलब है इनके बीच का अंतर। तो आप अंतर कहीं भी देख लें, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, अंतर हर जगह समान है। A पहला पद है, D क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर है, चाहे इसका देख लें चाहे इसका देख लें चाहे इसका। तो आंसर क्या होगा? A का मतलब 4 + 8 और अंतर कितना है, 3 का। तो 8 × 3 = 24 और 8 × 3 = 24 4 28 होगा।
तो 9वां पद क्या होगा 28। आप बढ़ते चले जाना, 9वें पद तक लिखते चले जाना, 16, 13 3 16, 3 19, इस तरीके से लिखेंगे तब भी कहाँ तक पहुँचेंगे 28। 9वें स्थान पर 28 आएगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। अरे ये बच्चों वाले सवाल पूछ लेते हैं। 2354, 2453, 2345 और 2435। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि 2300 और 2400 में तो 2400 ही बड़ा होता है, तो ये दो में तो कुछ ऑप्शन होगा। 2300 वाला तो होगा नहीं, बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब 35 बड़ा होगा कि 53? तो 53 ही बड़ा होगा यार, 35 तो बड़ा हो ही नहीं सकता आंसर। अगला सवाल है कि यदि 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटे में बना सकते हैं, तो आप बताओ कि 9 श्रमिक हैं 28 घंटे में एक दीवार बना सकते हैं, तो पूछ रहा है कि 21 घंटे में दीवार बनानी है तो कितने श्रमिक लगेंगे x। भाई यही होता है इसका तरीका। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये क्या हो जाएगा, 7 तिया 21 और 7 चौके 28, 3 का भाग देंगे, 3 तिरका 9 और 4 तिया 12। कितने मजदूर लगेंगे? 12। अगला सवाल है, इसको मिटा देते हैं। 2.5 मीटर और 1 मीटर ऐसा लिखा है। 2.5 गुणे 1 परिमाप वाला एक दरवाज़ा और 1.5 मीटर गुणे 1 मीटर परिमाप वाली 2 खिड़कियाँ, 1.5 गुणे 1। ठीक है, ऐसे ये क्या बोलते हैं, दरवाज़ा एक ही है और खिड़कियाँ कितनी हैं? 2। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। इसके आगे लिखा है वाली 2 खिड़कियाँ के फ्रेम 7 गुणे 6 मीटर परिमाण वाली एक दीवार, मतलब जो दीवार है वो कितनी है? 7 गुणे 6। मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, एक दीवार पर लगाए जाते हैं। दीवार को पेंट करने के लिए कुल श्रम लागत क्या होगी? यदि दीवार के 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग के लिए श्रम लागत 4 रुपये है, मतलब अगर हम 1 मीटर में लगाते हैं, मतलब 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर ऐसा, इस तरीके से अगर हम 1 में लगाते हैं तो इस पर खर्च कितना आता है? 4 रुपये। ठीक है, अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए एक दीवार है, ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक दरवाज़ा बना दिया और यहाँ पे एक खिड़की बना दी, यहाँ पे एक खिड़की बना दी। ठीक है, मान लीजिए ये पूरी दीवार थी और ये दरवाज़ा है, ये खिड़कियाँ बना दी। तो आप बताओ इन पे तो पेंट होगा नहीं, अब पेंट तो यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा? तो आप बताओ ये जो पूरा क्षेत्रफल होगा, इसमें से अगर मैं इसका ये अगर माइनस कर दूँ तो बाकी यही क्षेत्रफल बचेगा जिसको हमको पेंट करना है कि नहीं? तो आप बताओ पूरी दीवार का क्षेत्रफल कितना है? तो आप बोलोगे 42 होगा कि नहीं? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, 2.5 होगा। इसका कितना होगा? 1.5 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसका गुणा होगा तो 1.5 होगा। लेकिन खिड़कियाँ हैं कितनी? 2 है ना, खिड़की एक थोड़ी है भाई। जो दरवाज़ा था वो तो एक ही है, लेकिन खिड़कियाँ 2 हैं, इसीलिए क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा। कितना? 3। तो आप बोलोगे ये क्षेत्रफल पे पेंट नहीं होगा, इस पे नहीं होगा। तो कुल दीवार ये थी, ये निकाल देंगे, 2.5 3 कितना हो जाएगा? 5.5 निकलेगा, तो कितना बच जाएगा? 36.5। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इतना जो एरिया है 36.5 मीटर स्क्वायर, इस पे पेंट होगा और 1 मीटर स्क्वायर पेंट की कीमत है 4, तो 4 से गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 146 रुपये। बोलो बात क्लियर है? कोई दम नहीं है भैया सवालों में, सिर्फ देखने की बातें हैं, समझने की। मैं तो आपको इतना थोड़ा बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगता है, बाकी के चित्र वित्र थोड़ी एग्जाम में कोई बनाता है। बोलो 7 + 4x - 3x + 9 बराबर 5/20। और ये पीली साइड वाले भाई साहब कहाँ देख रहे हैं? बोर्ड पे देख लो। ठीक है, कुछ नहीं रखा है इन सब अगल बगल देखने में। बोर्ड पे देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है, बस कुछ नहीं करना, गुणा कर दो। 20 × 7 = 140, 20 चौको 80x बराबर 5 × 15x और 5 × 9 45। ठीक है, इसको लाएंगे इस साइड, 80 और 15 हो जाएगा 95x। 140 उस साइड जाएगा तो माइनस का, और 45 में से घटेगा तो माइनस के 95। तो x बराबर क्या होगा? 95 का भाग 1 बार, तो x का मान आएगा -1। बोलो आएगा कि नहीं? इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल है 1068 × 486 × 928 का वर्ग, और कह रहा है एक संख्या होगी जो
खाली स्थान दिया कि अंक पर समाप्त होगी। मतलब वो कह रहा है कि अगर हम इसका वर्ग कर दें, इसको गुणा कर दें, फिर इसका वर्ग कर दें, तो इसको किस अंक पे समाप्त होगी, मतलब अंतिम अंक क्या होगा, इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है। तो आप बताओ 8 छंग 48 कितना आएगा, 8 छंग 48, भाई इकाई का अंक तो इकाई का अंक लेंगे, 8 छंग 48 कितना आएगा 8, 48 में 8 होगा ना, फिर 8 का गुणा 8 से, 8 हटेंगे 64, तो कितना आएगा 4, और 4 का वर्ग करना है तो क्या होगा 16, भाई 4, भाई 8 हटेंगे 64 के बाद आएगा 4, और 4 का वर्ग करेंगे 16, और 16 में इकाई का अंक क्या होगा 6। आप इसका पूरा गुणा करना, वर्ग करना, इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 15 की घात 3 भागे 5 की घात 3 की घात कितनी है 2, ये सवाल है। ठीक है, तो आप बताओ 15 की घात 3 है, तो 15 की घात 3 कैसे बनती है, 5 की घात 3 और गुणा 3 की घात 3, और भागे में क्या है 5 की घात 3, और ऊपर तो घात पूरे पे कितनी है 2। तो आप बताओ ये तो कट जाएगा, क्या बचा 3 की घात 3 ही बचा, और 3 की घात घात के ऊपर घात होता है, घातों का गुणा हो जाता है, तो 3 की घात क्या हो जाएगा 6, और आपको मैं बता दूं कि 3 की घात 6 का मतलब होता है 729। बोलो बात तक क्लियर है भाई, 3 का 6 बार आप गुणा करना 729 ही आएगा, और कोई तरीका नहीं है इसका निकालने का। अगला सवाल और अंतिम सवाल आज का, अगला सवाल है माइनस के 3/7, माइनस के 5/7, माइनस के 8/9 और 8/9 पूछ रहा है। कह रहा है इनको आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का नाम, भाई आरोही का नाम तो आपने सुना ही होगा, आरोही केशव सिरके, वो यही कह रहा है कि आरोही क्रम में इनको लिखिए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। अब आप बोलोगे बढ़ता हुआ क्रम का मतलब क्या है, तो भाई कुछ चीज़ अगर बढ़नी है तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना, मतलब पहले कुछ कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। तो बढ़ता हुआ क्रम में वही होता है कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद में आएगी, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो आप बताओ ये तो माइनस में है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, यही होगी, इसमें तो कोई बात नहीं है। अब चलिए इन तीनों को मिला लेते हैं, इनमें छोटा बड़ा कौन है। तो आपसे मैं बता दूं कि 9, 7 और 7, तो आपने देखा, क्या देखा कि इनके हम हर को अगर समान बना लें, वैसे इसको निकाल लेंगे 4 से 5 मेथड मेरे पास है, लेकिन मैं अभी आपको एक ही बता रहा हूं कि हर को समान बना लो। तो आप जानते हैं कि अगर इन सबको समान बनाना है तो 9, 7, 63 होता है, तो सब जगह 63 बना सकते हैं। तो यहाँ पर 63 कैसे बनेगा, जब हम 9 से गुणा नीचे कर दें, 9 से ऊपर कर दें, तो 9, 7, 63 नीचे बन जाएगा, और 9 तिया 27 बनेगा कि नहीं। यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, यहाँ भी 9 से करेंगे, तो 9 पना 45 और 9 7 63, 9 8 72, नहीं यहाँ 9 से थोड़ी करेंगे, यहाँ 7 से करेंगे भाई, 9 7 63 होता है ना, तो 7 8 56 और 7 9 63, और ये वैसे ही रख देते हैं क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है, आएगा ही आएगा क्योंकि प्लस वाला है। अब आपको मैं बता दूं कि जब हर समान होता है, जब हर समान होता है तो जो संख्या सबसे बड़ी होती है, मतलब जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही संख्या सबसे बड़ी होती है। लेकिन चक्कर क्या है कि यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस में जो संख्या होगी वही संख्या बड़ी होगी। भाई ये माइनस का 27 है और ये माइनस का 45, ये माइनस का 56, बोलो है कि नहीं है। तो -27 और -45 इनमें तो बड़ी यही होगी ना, तो ये इससे बड़ी होगी, ये इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या तो ये होगी, फिर उससे छोटी ये होगी, अरे सॉरी, सबसे छोटी ये होगी, फिर उससे बड़ी ये होगी, उससे बड़ी ये होगी, फिर सबसे बड़ी ये होगी। तो भैया ये क्या है, माइनस की 8/9, इससे बड़ा क्या है माइनस के 5/7, फिर इससे बड़ा क्या है माइनस के 3/7, और सबसे बड़ा क्या है 8/9। ये हो गया आपका आरोही क्रम। बोलो बात क्लियर है। आपको कोई भी बात में अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और बाकी मेरे ख्याल से डाउट आएगा नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस और भी देखे हैं कि पता चला प्रैक्टिस सेट अगर 20 क्वेश्चन का सॉल्व हो रहा है तो उसमें पता चला 1-1.5 घंटे तक हम समझ रहे हैं बड़े आराम से, ये ऐसे होता, ऐसे पेपर नहीं निकलते। पेपर अगर निकालना है तो आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा, तभी आप 20 के 20 क्वेश्चन कम से कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।